कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ हिंदी गद्य साहित्य का विकास यानी हिंदी साहित्य का विकास के अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप 9 भाग पूरे हो चुके हैं और आज आपका 10वां भाग है जिसमें अभ्यास है। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी भी हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला है हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो इसका उत्तर होगा 19वीं शताब्दी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं तो इसका सही उत्तर ए है। और गद्य को कवियों की कहा गया है तो भंगिमा यानी भाव भंगिमा होती है तो ये गलत है। कसौटी, ताल, ये सब ये ताल संगीत में आता है और ये तो इसका सही उत्तर होगा कसौटी। अमीर खुसरो की रचना का नाम है शब्दानुशासन, अष्टयाम, साखियाँ, वीजक और डी पहेलियाँ मुकरियाँ। तो ये इसका डी वाला सही आंसर है। छंद, तुक, लय आदि से रहित विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना कहलाती है गद्य। तो इसका ए सही है। न छंद कहलाता है न पद्य, क्योंकि रहित लिखा है। यदि सहित लिखा होता तो पद्य या छंद होता। और 5वां है आपका आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा का मानक रूप है खड़ी बोली। और मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों को किस रूप में अभिव्यक्त करता है? तो इसका उत्तर आपका ए और बी दोनों गद्य रूप में भी करता है, पद्य यानी कविता के रूप में भी करता है और गद्य कहानी, निबंध आदि के रूप में भी करता है। इसे आप पढ़ चुके हैं पहले। और अगला है आपका मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के मानक रूप में साहित्यबद्ध रचना को कहा जाता है गद्य साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसके अंतर्गत ये प्रश्न है कि इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसे कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज, इस्तवार, दला, लिटरेत्यूर, हिंदुस्तानी। तो इसका बी वाला सही होगा। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। 10 में देखिए आधुनिक युग में किस भाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया? तो ब्रज भाषा ने खड़ी बोली में अपना स्थान बनाया है। अभ्यास प्रश्न व उनके उत्तर के अंतर्गत देखिए निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ में कवियों व लेखकों का काल क्रमानुसार वर्णन किया है? तो इसका है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और 12 का है मिश्र बंधु विनोद के लेखक। तो मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं ये सभी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। तो ये सभी हैं। अब अगला है आपका हिंदी गद्य का विकास तथा आविर्भाव यानी उत्पन्न, जन्म। किसकी भाषा अधिक सत्यतापूर्ण व व्याकरण सम्मत होती है? यानी किस विधा की भाषा सत्यतापूर्ण होती है यानी उसमें सत्य होता है, कल्पना नहीं होती, कल्पना से रहित होती है और उसमें व्याकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वह है गद्य की भाषा, क्योंकि पद्य में कल्पना समावेश रहती है। पद्य में समावेश रहता है कल्पना का, क्योंकि छंदों में छंद के नियम का पालन होता है। उसमें व्याकरण सम्मत उतना नहीं होता, क्योंकि लय के हिसाब से शब्द को इधर उधर भी किया जा सकता है। लेकिन गद्य रचना में ऐसा नहीं हो पाता, वहाँ पर कल्पना का अभाव रहता है और सत्यतापूर्ण व्याकरण सम्मत होती है। इस पर वहाँ पर व्याकरण का काफ़ी ध्यान रखना यानी पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं। अगला आपका है मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित विधा है सुख सागर खड़ी बोली गद्य। और चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम है कवि गंग। ब्रज भाषा में गद्य का प्रयोग किया गया तो इसमें पहला होगा वैष्णवों के वार्ता साहित्य में। सोमवंशन की वंशावली रचना के लेखक हैं लल्लूलाल, प्रियदास, माणिकलाल ओझा, गोसाई विठलनाथ। तो बी आपका सही होगा, माणिकलाल ओझा। मुगल काल में खड़ी बोली का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो साहित्यिक भाषा, राजभाषा। तो इसका होगा संपर्क भाषा,
यानी मुगल काल में जो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था वह संपर्क भाषा के रूप में किया गया था। तभी तो खड़ी बोली में अरबी फारसी के भी शब्दों का समावेश हो गया है। लेखक कल्पना की स्वतंत्र उड़ान भर सकता है गद्य साहित्य में, पद्य साहित्य में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? आपका बी होगा, पद्य साहित्य में, क्योंकि कल्पना प्रधान पद्य साहित्य होता है, यानी कविता। कविता में कवि अपनी कल्पना के सहारे से ही उड़ान भरता है, लिखता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो पहला है हिंदी, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी। तो इस प्रकार से आज आपके 21 प्रश्न हो चुके और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। और मेरा प्रयास तो यही रहता है कि मेरे पढ़ाने के बाद में आपको अधिक कंठस्थ ना करना पड़े, याद ना करना पड़े, आपको इतना समझ में आ जाए। लेकिन आप यह चीज़ ध्यान रखिए कि आपके ये जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए आगे भी सहायक सिद्ध होंगे। तो इसे कृपया करके बहुत ध्यान देकर इस तरह से याद कर लीजिए, इस तरह से कंठस्थ कर लीजिए कि आपको फिर अगली बार कहीं पर भी अगर आवश्यकता पड़े तो आप इनका प्रयोग कर सकें। तो इसलिए महत्वपूर्ण बहुत है परीक्षा की दृष्टि से। और परीक्षा के आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही नहीं, ये आपके प्रश्न अगली कक्षा में भी काम में आएंगे। कोई परीक्षा की तैयारी आप करेंगे तो उसमें यदि हिंदी गद्य साहित्य का विकास होता ही है तो उसमें ये प्रश्न भी आपके काम में आएंगे। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती। और अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य